अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन ये उनकी प्रशासनिक क्षमता का सर्टिफिकेट नहीं है। अगर लगता है कि साहब वो इतनी काबिल है कि एचआरडी मिनिस्ट्री दी जा सकती है, तो उसके समकक्ष और तमाम मंत्रालय हैं। आप फिर उन्हें, अगर वो जरूरी सब चीजें नहीं है तो उन्हें आप वित्त मंत्री बना दीजिए, उन्हें फिर आप डिफेंस मिनिस्ट्री बना दीजिए, खाली पड़ी हुई है। ठीक है, ये आपका सवाल है और समय सिद्ध करता है किसी की काबिलियत क्या है। इसलिए जो स्मृति ईरानी ने कहा है, ये बात सामने आई है जो आप जो कह रहे हैं, जो अन्नपूर्णा जी ने सवाल उठाया, लेकिन उनकी डिग्री अलग है, लेकिन डिग्री में जो चीज है, एक तो पढ़ाई, एक तो कम होना है, शिक्षा का कम होना, दूसरी बात उसमें भी दो मत होना कि 2004 में जब चुनाव लड़ा तो तब उन्होंने अपनी एजुकेशन कुछ और बताई, 2014 में चुनाव लड़ा तो ये गंभीर मसला है। ये गंभीर मसला है और इससे सरकार की इमेज खराब हुई है, स्मृति ईरानी की नहीं, सरकार की इमेज खराब हुई है, मोदी जी की इमेज से। प्रहलाद जी, सरकार की पक्ष की बात है, आपकी पार्टी की पक्ष की बात है। आपको लगता है कि सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी इसके बारे में कुछ सोचेंगे या चिंतन करेंगे, या फिर जिसको जो बोलना है बोलते रहे, हमें परवाह नहीं? नहीं, मुझे लगता है देखिए, जो बात कही जा रही है कि साहब वो एचआरडी में IIM और बाकी चीजें, नहीं, वो बात नहीं हो रही है, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि दो सर्टिफिकेट अलग अलग दिए गए। जो भाषा बोली गई के कामराज, हाँ, उनसे बड़ा कोई एडमिनिस्ट्रेटर हुआ, कहां तक पढ़े थे प्रहलाद जी? वो ऐसी लंबी सोची है, मैंने कहा लंबी सोची है, वो मुद्दा नहीं है, प्रशासनिक क्षमता की बात नहीं है। मुझे लगता है इस बात पर जो हमारे मित्र बोल रहे हैं कि वो फिल्मों में सफल हुई है, संगठन में सफल हुई है, अरे वो राहुल गांधी को चने चबाकर भी आई हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आपने 15 दिन पहले टिकट दिया होगा तो शायद जीत नहीं जाती वो। नहीं, मैं कह रहा हूं हम सब 15 दिन नहीं हुए तो अभी रुक जाइए ना, नहीं रुक जाइए, करिए कि वो कैसे प्रशासक होती है। वो ठीक है, उसमें सवाल ये है जो अन्नपूर्णा जी ने सवाल किया कि उनके 2004 चुनाव की और 2014 की दोनों में अलग अलग जो गलत जानकारियां दी गई हैं पब्लिक के सामने, जो एफिडेविट दिए गए हैं, वो गलत है, हम उसकी बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, ये तो स्मृति जी उस पर अपना बयान दे रही हैं और मुझे लगता है कि जो फोरम होगा उस फोरम पर वो अपना जवाब देंगी। उस पर मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि मैंने तो देखे नहीं शपथ पत्र, और इसलिए मुझे लगता है कि डिबेट चर्चा आ रही है जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, उसे तो नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन ये एजेंडा है तो 10 साल में आदमी की डिग्री बढ़ तो सकती है। ये पहला उदाहरण है कि जो अब 10 साल में डिग्री घट गई है। और मंत्री होने के नाते उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो सही सूचना दे। अगर सरकार का मंत्री ही गलत सूचना देगा इसका जवाब तो अपने बारे में, तो फिर क्या? ये पर्सनल मैं एफिडेविट देता हूं, इसका जवाब मुझे देना होगा, कोई दूसरा मेरा जवाब समझ सकते हैं। आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं, इसलिए मैं अब इस पर दीपक जी, आप जो चुनौतियों की बात, एक छोटा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अलाउ मी, बिहार में जब लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे, मेरे को किसी को आक्षेप करने के लिए नहीं कह रहा हूँ या स्मृति जी को भी नहीं कह रहा हूँ कंपेयर करके, ये एक सत्य घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे तो उनके शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बार यूनिवर्सिटी में पीजी स्टूडेंट्स को डिग्री देने गए थे और वो मंत्री जी जो है खुद मैट्रिकुलेशन फेल थे। उन्होंने अपना भाषण में पहला लाइन बोले कि आप सब लोगों को, छात्रों को कम से कम मैट्रिक पास होने का मेहनत करना चाहिए आप सब लोगों को। तो ये एक एग्जाम्पल है इतिहास में, मैं उसको स्मृति जी के साथ नहीं जोड़ रहा हूं, पर ऐसा एग्जाम्पल हमारा देश में हुआ है, इसलिए। और दूसरा, प्रहलाद जी, इस बीजेपी सरकार ने, एनडीए सरकार ने इस देश के सामने डॉक्टर जोशी जी की तरह इतना महान विज्ञ व्यक्ति को लाया है, उनके सामने आप स्मृति जी को कैसे देखते हैं? एक कार्यकर्ता के नाते मन में स्वाभाविक प्रश्न आता है कि डॉक्टर जोशी वर्सेस स्मृति ईरानी, इस पे आप थोड़ा सा कार्यकर्ता के लिए समझाने के लिए समझा दीजिए बस। नहीं, सवाल नहीं, दीपक जी, उनकी, मैंने कहा कि प्रहलाद जी की अपनी मजबूरियां हैं, मोदी की शासन की अपनी शैली है, मुझे लगता है प्रहलाद जी साहब की विद्वत्ता को देश जानता है। नहीं, वो बात हो रही है तुलना की, विद्वत्ता को देश जानता है, लेकिन तुलना करना मैं कतई ठीक नहीं मानता। डॉक्टर तुलना हम भी नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्मृति ईरानी कल्चर या संस्कृति मंत्रालय अगर संभालती तो किसी को कोई क्वेश्चन भी नहीं उठता, क्योंकि एचआरडी मिनिस्ट्री जैसे भी उन्होंने गलत जानकारी दी, इसलिए ये क्वेश्चन उठा। प्रहलाद जी, मध्य प्रदेश में बाबूलाल गर्ग जी मुख्यमंत्री थे और अब शिवराज जी चौहान मुख्यमंत्री है।
क्या आप कंपेयर करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? अगर कार्यकर्ता जो या राज्य के सामने अगर डेवलपमेंट देखा जाए, क्या लोग उसको कंपेयर नहीं करेंगे? बाबूलाल गौर वर्सेस शिवराज सिंह चौहान या बाबूलाल गौर वर्सेस उमावती? चलिए, देखिए मुझे लगता है कि प्रहलाद जी का प्रेशर लगा, ठीक है प्रहलाद जी, मुझे प्रहलाद जी प्रेशर लगाइए भाई। नहीं कुमार, दीपक जी एक बात बोलो, कुमार राकेश जी को पता है कि जो पार्टी का फोरम होता है वहां पर प्रहलाद पटेल अपनी बात रखते हैं। जी जी, ये फोरम नहीं है। मैं आपसे फिर विनम्रतापूर्वक, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ 3 मुख्यमंत्री, प्रहलाद जी, हम आपको मुक्ति भी नहीं दे रहे हैं, आपको कोई छूट भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपकी बात से सहमत हूँ कि ये पार्टी का फोरम नहीं है, इसलिए बात नहीं रखनी है। यूसुफ जी, जो बातें की जा रही है जो चुनौतियों के बारे में, जो अभी प्रथम चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को लेकर के उम्मीदें हैं, लोग उम्मीदें बनी है और आज से 16वीं लोकसभा शुरू हुई है। आपको क्या लगता है उन उम्मीदों के तहत जिस तरह से चल पड़ी है 7-8 दिन की सरकार है मोदी जी की, वो किस दिशा में जा रही है, उसके दिशा सूचक यंत्र आपको क्या लग रहे हैं? देखिए, अभी तो सरकार बिल्कुल सही दिशा में जाती हुई दिख रही है। ये पहला सेशन है, इस पहले सेशन में कुछ ज्यादा काम नहीं होना है। पहले सेशन में 2 दिन तो सब सांसद महोदय की शपथ में हो जाएंगे, उसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। इनसे पता चलेगा कि जो मोदी जी कहते थे कि हमें सरकार चलाने के लिए शायद लोगों की जरूरत ना पड़े, लेकिन देश चलाने के लिए हमें सबकी जरूरत पड़ेगी। तो यही देखा जाएगा कि सरकार की नीति और नियत क्या है। दूसरा, जो फिर संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होगा और राष्ट्रपति का उसके अंदर अभिभाषण होगा, तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है ये कैबिनेट का सरकार का प्रतिनिधि सरकार का डॉक्यूमेंट होता है। और चूंकि ये सरकार का पहला सेशन है, इसलिए इसमें सरकार की जो भी नीति होगी, जो दिशा होगी, वो उससे पता चलेगी। उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होगी। अब उस पर पता चलेगा कि सरकार का विजन अब क्या है। चुनाव घोषणा पत्र एक बात है, चुनाव घोषणा पत्र के बाद वोट मिला, चुनाव घोषणा पत्र पर बीजेपी को पूरी मेजोरिटी मिली। ये शिकायत खत्म हो गई कि साहब हम दबाव में थे कोalition के उसमें। अब सरकार को अपना विजन स्पष्ट रखना है, तो उस विजन को तक तो हमें वेट करना पड़ेगा। उसके बाद विजन आने के बाद भी हमें देखना होगा कि सरकार को कुछ तो टाइम देंगे। ये सरकार तो बनने से पहले दिन से स्कैनिंग पर है, स्क्रीनिंग पर है। तो मुझे लगता है कि सरकार अभी काम करके 2-4 कदम चलने दीजिए। घोषणा जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है वो हो जाने दीजिए, उस पर विपक्ष क्या लाइन लेता है और कितनी मजबूती के साथ उसको लोकसभा के अंदर क्रिटिसाइज करता है या जो मुद्दे उस पर आते हैं और सरकार को घेरता है, तब होगा। इसकी परीक्षा होगी अगला जो बजट सत्र आएगा, उसमें पता चलेगा कि साहब क्या वित्तीय प्रबंधन किया जा रहा है सरकार का। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों के लिए भी किसी भी सरकार का, जो नई सरकार बनती है, एक 6 महीने का ऐसा कार्यकाल है जिसे पॉलिटिकल भाषा में हनीमून पीरियड गवर्नमेंट का बोलते हैं, कम से कम वो दिया जाना चाहिए। उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि सरकार किस दिशा में जा रही है और देश की क्या दशा आगे हो सकती है। नहीं, दीपक जी कह रहे हैं कि हनीमून पीरियड 6 महीने का दे रहे हैं, कार्यकर्ता उनको 6 दिन की बात कर रहे हैं। आंतरिक आकलन हो रहा है, लोगों की अपेक्षाएं हैं, कई राज्यों के प्रतिनिधि नहीं है मंत्रिमंडल में, बात कही जा रही है। मुझे लगता है जो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन की बात कही जा रही है। शैली जो है मिला जुला के गवर्नेंस की शैली कांग्रेस से थोड़ी बहुत कम है या ज्यादा है, हम विश्लेषण करें। आपको क्या लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नेंस है, वहां तो भाजपा गवर्नेंस नहीं कहें, मोदी सरकार की बात कहें, का जो गवर्नेंस है कांग्रेस की गवर्नेंस से कितना मेल खाता है? देखिए, मैं दीपक जी सवाल है, देखिए मैं एक चीज, अब आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देश के सामने इतना जरूर रखा है कि जिस दिन उन्होंने पीएम के शपथ ली, दूसरा दिन सुबह 8 बजे उन्होंने जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे पहुंच गए थे। सेकेंड डे में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हर एरिया खुद घूम के देखे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और तब से अभी तक एवरी डे आई थिंक वो अपने 5-6 जो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर से, चाहे फाइनेंस, होम और डिफेंस, आरडी, इंफ्रास्ट्रक्चर, दो पॉलिसी डिसीजन मेकर से, उनके साथ एवरी डे ही इज स्पेंडिंग 5 to 6 आवर्स। ये एक बहुत अहम मुद्दा है। सेकेंड बात है कि उन्होंने इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि सिर्फ प्रधानमंत्री चाहे या केंद्र चाहे, देश पावरफुल मजबूत नहीं हो सकता है, देश आगे नहीं बढ़ सकता है। देश को आगे बढ़ाना है तो हर राज्य को भी साथ में लेकर चलना चाहिए। और उस बात को उन्होंने कैसे प्रूव किया कि अब नवीन पटनायक से उन्होंने मिल लिए थे परसों, कल उन्होंने जयललिता से मिले, और मिलने के बाद उन्होंने क्लियर कट उन्होंने वो भी रखा देश के सामने
कि नहीं, वो झुकने वाला नहीं है, ना वो जयललिता के सामने झुकने वाला है, ना वो नवीन पटनायक के सामने झुकने वाला है, चाहे नवीन पटनायक उनको राज्यसभा में सपोर्ट दे या ना दे। तो आज ए लीडर ही इज वेरी स्ट्रांग। कोई ये नहीं कह सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ये गलत कर रहे वो कर रहे। सो देश में एक ही नेता होता है जो लीडरशिप करता है और जिसका गाइडेंस में देश चलता है, और उस मामले में आज तक अभी तक तो मोदी जी सक्सेसफुल रहे हैं और लगता है आगे भी लक्षण ठीक है सरकार के। लक्षण ठीक है। अन्नपूर्णा जी, इन्होंने लक्षण ठीक की बात कही, और जहां तक समझौते की बात है, जयललिता जी से उनकी मुलाकात हुई, नवीन पटनायक से हुई, ममता बनर्जी ने कुछ शर्त रखी है, अभी चर्चा आई है, खबर आई है, कुछ पैकेज की बात कर रही है, जो 3 बड़ी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने जगह मजबूत हुई हैं। आपको लगता है आने वाले दिनों में ये तीनों पार्टियां अपने अपने कारणों से मोदी सरकार को राज्यसभा में या सरकार चलाने में मदद करेगी? बिल्कुल करेंगी, क्योंकि एक तो मोदी सरकार जो वल्नरेबल सिचुएशन में नहीं है, उनको पूर्ण बहुमत लोकसभा में मिला है, राज्यसभा में उनको कुछ जरूरत पड़ेगी, लेकिन राज्यों को भी संसाधन चाहिए होते हैं, केंद्र का समर्थन चाहिए होता है, और जब तक फाइनेंशियल पैकेजेस हर एक को, ममता बनर्जी को चाहिए, वो शायद कितना भी शोर मचाए, लेकिन केंद्र के समर्थन के बिना वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से नहीं निकल पाएगी। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि जयललिता को भी कहीं ना कहीं चाहिए। बीजेडी ने तो पहले ही संकेत दिए थे कि वो शायद समर्थन भी कर दे, बाद में उन्होंने देखा कि उनकी जरूरत नहीं है, तो दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूंगी कि मोदी सरकार की जब चुनौतियों की बात करते हैं तो पॉलिसी पैरालिसिस, जो पिछली यूपीए गवर्नमेंट की एक मेजर खामी थी, उसको टैकल करने का और ये मोदी जी दिखा रहे हैं। चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स को पूरा का पूरा मतलब उनके साथ मिल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप अपने अपने प्रेजेंटेशन दीजिए कि पिछली सरकार की क्या खामियां थी, उनको आप कैसे बदलेंगे, या उनके साथ उनको अकाउंटेबिलिटी जो ला रहे हैं, साथ में उनको अधिकार दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पॉलिसी पैरालिसिस का जो धब्बा था पिछली सरकार में, उसको टैकल करने के लिए वो कृत संकल्प है, वो एक अच्छा संकेत है। उसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं, जैसे अन्नपूर्णा जी कहा, जैसे नवीन पटनायक ने शर्त रखा है, अब करप्शन की मिटाने का बात आए, उड़ीसा से अगर देखा जाए जो सबसे ज्यादा करप्शन अगर कहीं हुआ है तो नवीन पटनायक की सरकार में हुआ है। उसके बावजूद भी नवीन पटनायक को 21 से 20 सीट मिली है। जो सबसे बड़ा माइंस घोटाला उड़ीसा में हुआ है, जो शाह कमीशन उसको इंक्वायरी कर रहा है, उसमें वॉल्यूम 1 रिपोर्ट की पार्लियामेंट में पेश हुई है। अगर उसको वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 को पार्लियामेंट में रखा जाए, मेरे को नहीं लगता है कि नवीन पटनायक वहां पर मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। नहीं, वो तो उनका इंटरनल मामला है दीपक जी। तो नहीं, केंद्र को करना पड़ेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे शाह कमीशन के थ्रू उसको रखना, प्राइम मिनिस्टर को मैसेज वहां देना पड़ेगा नवीन पटनायक के खिलाफ, क्या लगता है करप्शन को अगर हटाना है तो नवीन पटनायक के खिलाफ आपको स्टेप लेना पड़ेगा। उड़ीसा को, जनता को इनको दिखाना पड़ेगा कि हमने ये करप्शन के खिलाफ ये स्टेप लिए हैं। आप चुप नहीं रह सकते। आपकी बात अपनी जगह जायज है, आप फैक्चुअल बात कर रहे हैं। प्रहलाद जी, क्या लगता है आज की तारीख में आपकी मोदी सरकार किसी भी चुने हुए सरकार के खिलाफ ऐसी कार्रवाई के लिए तैयार है या तत्पर है? देखिए, जो कुमार राकेश जी जो बहस शुरू हुई थी उसमें सबसे नंबर 1 बात अन्नपूर्णा जी ने कुछ बातें कही हैं। प्रधानमंत्री कितने घंटे काम कर रहे हैं ये साफ देश देख रहा है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्री भी उतने ही काम करेंगे। उन्हें तीसरी बात कही कि राज्य सरकार चाहे मेरे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, उनको इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए और सरकार उनके साथ बिना भेदभाव के मदद करेगी। इसका यह मतलब नहीं कि हम जो पैकेज की बहस चली गई है या अगर कहीं करप्शन हुआ है, कोई जांच चल रही है, तो मुझे लगता है उस पर कोई आज बहस करने की जरूरत नहीं है। अगर गलत हुआ है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। दबाव किसी का नहीं, लेकिन भेदभाव भी किसी से नहीं। ये स्लोगन लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अहम बात है कि हम कितना समय देश को देते हैं। पिछले प्रधानमंत्री में और हम वर्तमान के प्रधानमंत्री में तुलना करना नहीं चाहते, लेकिन मुझे लगता है ये भी तो तय करना पड़ेगा कि एक स्वतंत्र रूप से निर्णय करने वाला प्रधानमंत्री, एक घंटों से ज्यादा घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री, दूसरा मॉनिटरिंग करने वाला। बात आती है अकाउंटेबिलिटी की। अगर हमने उन सब बातों को देखा तो कोई राग द्वेष के बगैर भी गलत को सजा मिलनी चाहिए, और अगर किसी ने ठीक किया है तो उसको बाकायदा प्रमोशन मिलना चाहिए। अगर बंगाल में हमारे लोग जीतकर नहीं आए या उड़ीसा में नहीं आए इसलिए वहां की जनता को सजा दी जाए, ऐसा ना भारतीय नहीं, जनता को सजा देने की बात हमने नहीं कहा। सरकार की माइंस काम हुआ है, सरकार में लॉटरीज काम हुआ है, उड़ीसा में माइंस काम हुआ है। तो मैंने कहा गलत हुआ तो सजा मिलेगी। वही बात, गलत हुआ तो मुझे नहीं लगता है कि केंद्र अभी कन्फ्रंटेशन मोड में है। मैं और प्रहलाद जी एक मिनट,
बीजेपी में सबसे ज्यादा टेंटेड मिनिस्टर पूरे पार्लियामेंट में बीजेपी की है। अब बीजेपी उस पर कितना स्टेप ले पाएगा वो भी तो देखने वाली बात है ना। सबसे ज्यादा टेंटेड बीजेपी का है। देखिए, देश के सामने जो बड़ा मुद्दा था वो काले धन का था। हाँ। पहली कैबिनेट में उस पर एसआईटी बनाकर हमने संकेत दे दिया कि हम किसी भी भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करेंगे। जहां तक देश के बाहर के धन, देश के भीतर बहुत सारी जांचें चल रही है, कोई सीबीआई कर रही है, कोई जगह पर आयोग बने हुए हैं, उन सब बातों को कैसे बाईपास कर दिया जाएगा। नजर